to the topic for today, that is the jurisprudential essence, or the we can say the constitutional essence of CRPC. This is to be seen in dual aspects. दो चीजों में हम इसको देख रहे हैं. कितने सेक्शन है हमारे सीआरपीसी में? इट इज 484. सो हमने क्या किया, सीआरपीसी में इस तरह से इसको ड्राफ्ट किया कि एक्सप्रेस प्रोविजंस भी है, हमारे पास हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स भी है, और बाय द परव्यू ऑफ डिफरेंट जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट इज समहाउ मेड इट क्लियर कि हमारी लोअर कोर्ट्स के पास भी कुछ एक पावर्स जो है वो रखी गई. लुक, व्हाट इज अ क्राइम? आप लोग क्राइम की डेफिनेशन क्या समझते हैं? यस, एनी वन ऑफ यू, what you people understand by a word crime? This is punishable. Which is punishable by law. Very good. Look, the word crime is nowhere defined in neither in your CPC, CRPC, neither in your IPC. crime word कहीं पे defined नहीं है. It is a very broader term. ठीक है, बहुत open term है ये. और generally crime को जैसे कि कसर कह रही है कि it is something which is punishable by law. Why it is punishable? Yes. Because it is forbidden by law. और कुछ इसमें ऐड करो. ठीक है, देखो, against the rights of civil individuals and against the society. Yeah, very good. This is the thing which I was demanding, that crime is something which is a wrong against the society. Yes, आप, for example, there is a person who has murdered someone. एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, तो आप सिर्फ उसको एक इंडिविजुअल के राइट्स को उसने वायलेट किया ऐसा ना देखें. इट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. उसके पीछे एक रीजन है. वो रीजन क्या है? देखो, आप आज अगर ऐसे लोगों को ना रोके तो सोसाइटी में डिसरप्शन होगा, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होगा, पीस और हार्मनी सोसाइटी में डिस्टर्ब होगी, जिसके कारण से ऐसी चीजें और ज्यादा बढ़ सकती है. तो इसीलिए क्राइम को हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है. एंड अल्टीमेटली व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी? सोसाइटी के हित में क्या है? Is it not in the interest of the society that the culprit should be punished? Yes, the culprit should be punished. जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है, वैसे मैं लिखवाऊंगा भी, बट अपनी जॉटिंग्स आप लोग साथ में चलाते जा कि the culprit must be punished and you have to make it sure कि किस व्यक्ति ने अपराध किया. The person who has committed the offense, only that person should be convicted. किसी इनोसेंट को आप जो है कन्विक्शन ना कर दे, इसकी भी एश्योरेंस रखनी पड़ेगी. यस और नॉट? यस. सो इस सारी चीज को देखो, आपने एक ऑफेंस हुआ, मान लो किसी का मर्डर हुआ, कि रॉबरी, डकैती, कुछ भी हुआ, आपने 3-4 लोगों को अरेस्ट किया. अब 3-4 लोगों को अरेस्ट करने का क्या मतलब है? कि क्या सारे के सारे लोग उस ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, या उनमें से कुछ एक रियल कल्प्रिट है, कुछ एक शायद इनोसेंट हो सकते. यस, या कुछ एक को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता. तो ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए हमने सीआरपीसी में सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है, सबसे पहले उसको देखा, दैट कल्प्रिट शुड बी फाउंड एंड ही शुड बी पनिश्ड. दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, देखो, हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति, जब तक उसका जो ऑफेंस है वो कोर्ट के सामने प्रूव ना हो जाए, हम उसको क्या मानते हैं? इनोसेंट. यस और नॉट? हम उस पर्सन को इनोसेंट मानते हैं. एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस हिज गिल्ट इज प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, सो लेकिन एक कल्प्रिट को ढूंढना और उसको ढूंढने के साथ साथ उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स है उनको इनिशिएट करना, तो आप वहां पे क्या क्या कर रहे हैं? आप रियल कल्प्रिट को ढूंढ के आपने कन्विक्शन करवाना, ये आपका पर्पस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव. लेकिन उसको करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना आपको. आप कहीं पे जाके सर्च करेंगे, कहीं पे जाके आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे. अरेस्ट करने का मतलब क्या है? आपने एक पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया. यस और नॉट? उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, जो उसकी स्वतंत्रता है, आपने उसको डिप्राइव कर दिया. जब आपने उसको उसकी लिबर्टी से डिप्राइव किया, इज इट नॉट, इट इज समवेयर वी कैन से अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी. यस, लेकिन साथ में जो एक एडिशनल चीज चलती है, दैट देयर मस्ट बी द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दैट इज टू बी फॉलोड. यस,
तो हमने जो प्रोसीड्योर है वो सीआरपीसी के अंदर रखा कि किस तरह से आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाओगे, और अगर आपको वो रियल कल्प्रेट मिल जाता है तो आप उसकी कन्विक्शन करोगे। लेकिन रियल कल्प्रेट ढूंढने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अरेस्ट करना है, सीजर करना पड़ेगा, कहीं पे आपको सर्च करनी पड़ सकती है, इंटेरोगेशन करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक रियल कल्प्रेट को ढूंढने के लिए आप कर रहे थे। बट सोसाइटल इंटरेस्ट में है ना ये सारी चीज, यस आर नॉट? सोसाइटल इंटरेस्ट में है कि कल्प्रेट ढूंढना पड़ेगा, तो कल्प्रेट ढूंढने के लिए और उसकी कन्विक्शन के लिए सारी प्रोसेस को फॉलो करना है, इट इज मैंडेटरी। लेकिन सोसाइटी के इंटरेस्ट को सिर्फ एक तरफा तो देखा नहीं जाएगा, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी तो देखना पड़ेगा। यस, द पर्सन हु माइट बी एन इनोसेंट पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति जिसको आपने अरेस्ट कर लिया, आप उससे इंटेरोगेशन कर रहे हैं, आपने उसको कस्टडी में रखा है, लेकिन शायद वो इनोसेंट हो, तो उसके राइट्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज द थिंग विच द सीआरपीसी ट्राइज टू बैलेंस, कि एक सोसाइटी का इंटरेस्ट और एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया जाए। देखो, इन 1994 वी गॉट अ जजमेंट, दैट इज जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और एक जजमेंट हमारे पास डीके बासु का आया 1996 का। इन दोनों जजमेंट्स में बहुत सारे राइट्स ऐसे बनाए गए जो एक अरेस्टेड व्यक्ति को देने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, ठीक है, द मोमेंट द पर्सन इज अरेस्टेड, हमने ये कहा कि आप इमीडिएटली उस पर्सन को बताओगे कि उसको किन कारणों से आपने अरेस्ट किया, व्हाट आर द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर अरेस्टिंग सच पर्सन। यस, इसके साथ साथ आपने अरेस्ट करने के साथ साथ उस व्यक्ति के कोई भी जो उसका रिलेटिव है, कोई उसका फ्रेंड है, उसको इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, आप इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो साथ में, यस, ताकि उसको बायस्ड तरीके से कस्टडी में ना ले लिया जाए। तो उसके लिए हमने प्रोसीड्योर में ये चीजें रखी। और क्या क्या चीजें आती हैं जब आप इंडिविजुअल के राइट्स की बात करते हैं? एडवोकेट की कंसल्टेशन लेने के लिए आप उसको अलाउ करते हो, उसका मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा। कस्टडी में जब तक वो व्यक्ति है, उसका मेडिकल रूटीन जो चेकअप है वो करवाना पड़ता है। आप उस पर्सन के जो भी नॉमिनेटेड, जिसका भी वो नाम लेता है, उस नॉमिनेटेड पर्सन को इंफॉर्मेशन देते हो कि इस व्यक्ति को यहां पे इस थाने में, इस चौकी में कस्टडी में रखा गया है। 24 घंटे से ज्यादा आप उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। आपको 24 घंटे से ज्यादा अगर इंटेरोगेशन के लिए लग रहा है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना पड़ेगा। सो व्हाट इज ऑल दिस? आप जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, तो उसका जो नेम है, उसकी नेम प्लेट होती है पुलिस ऑफिसर्स की, तो नेम प्लेट उसकी विजिबल होनी चाहिए कि उसको पता लग जाए कि कौन पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। यस, आपने एक पर्सन को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली जितने भी लोग आज आपके थाने में अरेस्ट हुए, उन सारे लोगों की इंफॉर्मेशन आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपके जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है, एसडीएम या डीसी को, ठीक है, कि उनकी जुरिस्डिक्शन में कितने लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। यस, सो ये सारी चीजें क्यों जरूरत पड़ रही है इनकी? बिकॉज शायद ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक इनोसेंट को आपने अरेस्ट किया, ठीक है, एंड जब तक उसका गिल्ट ना प्रूव हो, वो व्यक्ति इनोसेंट है। सो आपने इंडिविजुअल के राइट्स और सोसाइटी के राइट्स को बैलेंस करने का काम किया, इसीलिए यहाँ पे 484 सेक्शंस जो है वो बंद किया है। आई होप यू पीपल, all of you are aware of केशवानंद भारती जजमेंट। यस, ऐसा कोई भी ना हो जिसको इस जजमेंट के बारे में कोई जानकारी ना। सो 1973 में व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है, कि देयर इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट एसेंस शुड नॉट बी वायलेटेड। यही है ना? और जुरिस्प्रूडेंस पढ़ा है आप सभी लोगों ने? यस, आई होप यू ऑल पीपल हैव कैन रिकॉल योर जुरिस्प्रूडेंस क्लासेस इन योर एकेडमिक्स। और वहां पे केल्सन का एक थ्योरी था, केल्सन का ग्रुंडनॉर्म पढ़ाया जाता है। यस, रिमेंबर केल्सन, ही इज अ रिमार्केबल ज्यूरिस्ट, और उसका एक ग्रुंडनॉर्म पढ़ाया जाता है, दैट व्हाट इज द ग्रुंडनॉर्म ऑफ द सोसाइटी। और इंडियन एस्पेक्ट में हम ये कहते हैं दैट ग्रुंडनॉर्म फॉर सोसाइटी इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने क्लासेस आप लोगों की लगाई थी, तो व्हाट इन द फर्स्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू पीपल कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? सोसाइटी ने बनाया ना। whatever was there in the society, that is everything which is there in the Indian constitution. Yes, तो इसीलिए constitution is the main governing document which governs the society. और इसीलिए
जितने भी आपके लॉ बनते हैं दे मस्ट एडहेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, वो सारे के सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस ना हो जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कोई भी प्रोविजन ऐसा है विच इज वायलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उस पर्टिकुलर लॉ को क्या कर देते थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते थे। सो सीआरपीसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो जितनी भी चीजें सीआरपीसी के अंदर रखी गई हैं दे आर अल्टीमेटली गवर्निंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच आर बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें, आपका मैक्सिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का, ठीक, दैट इज द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू एवरी पर्सन। तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे है, लेकिन हमारे सीआरपीसी में भी। आपने एक कॉमन नोन मैक्सिम है हमारा, अगर कभी आप एसे राइटिंग्स लिखते हो, जैसे शालिनी लिखती है कभी कभी, तो एसे राइटिंग्स में हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, अगर जुडिशरी को लेके एक एसे आए, दैट जस्टिस हैज टू बी सीन टू बी डन। कहते हैं ऐसा कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो किस तरह से आप बता सकते हैं कि जस्टिस एक्चुअली हो रहा है और वो दिख भी रहा है? तो इसी सब के एस्पेक्ट में सीआरपीसी अल्टीमेटली चलता है। आर यू पीपल गेटिंग कि when we are depriving someone from his personal life and liberty, आपने किसी को कस्टडी में लिया, आप उसे इंटरोगेट कर रहे हैं, is it not you are depriving that person's article 21? yes, article 21 of the Indian Constitution. so उन्हीं चीजों को फॉलो अप करते हुए सीआरपीसी में प्रॉपर सेफगार्ड रखे गए थे एक्यूज के अगेंस्ट कोई भी बायस्ड प्रोसीडिंग्स ना हो जाए। जो भी व्यक्ति ऐसे इंटेरोगेशंस कर रहा है या स्टेट के बिहाफ पे जो भी कार्रवाई हो रही है वो अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंट रहे, जो लोग उसको कर रहे हैं वो अकाउंटेबल रहे, उनकी जवाबदेही रहे उस चीज को लेके। एंड सिमिलरली ऑन द सेम एस्पेक्ट आपने इंडिविजुअल के राइट्स को ऑटोमेटिकली प्रिजर्व करके रखा, लेकिन सोसाइटी के इंटरेस्ट में ये चीज है कि आपको रियल कल्प्रिट ढूंढना है। तो रियल कल्प्रिट को ढूंढने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो करनी पड़ेगी, बट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का भी साथ में ध्यान रखना पड़ता है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग बाय विच वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ द सीआरपीसी। आई होप यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स। यस, कि सीआरपीसी ऐसे हवा में नहीं बना, हमारे पास पुराना लॉ भी था 1898 का, उसके बाद 1973 में नया लॉ ड्राफ्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली प्रोविजंस तो सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, बस थोड़ा सा समराइज किया इसको। पहले बहुत ज्यादा सेक्शन होते थे 600 के आसपास, अब थोड़े से लिमिटेड मतलब 484 सेक्शन अभी भी है, लेकिन फिर भी लिमिटेड कहूंगा, क्योंकि आपने प्रोसीजर भी रखा, सेफगार्ड भी रखे, सोसाइटी के इंटरेस्ट का भी ध्यान रख रहे हो, तो इसीलिए इतना बड़ा ये लॉ